नमस्कार, वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र केंद्र का किया दौरा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन का कार्य शुरू। और वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और कोविड प्रभावित श्रेणियों के मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान निर्धारित। अब वेब दर्पण विस्तार से। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएस जगलान ने कल दक्षिण अंडमान के जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय परिसर में स्थापित चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र केंद्र का दौरा किया और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और ईडीसी फॉर्म की प्रक्रिया के बारे में बताया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया गया कि चुनाव संचालन नियम के अनुसार चुनाव ड्यूटी पर मतदाता का अर्थ कोई भी मतदान एजेंट, कोई मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी या अन्य लोक सेवक है जो निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक हैं और चुनाव ड्यूटी पर होने के कारण वह मतदान केंद्र पर मतदान करने में असमर्थ है, जहां वह मतदान करने का हकदार है। इन प्रावधानों के मद्देनजर सभी लोक सेवक जो चुनाव ड्यूटी पर तैनात है, डाक मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा के हकदार हैं। आगे स्पष्ट करने के लिए सभी मतदान अधिकारी, राज्य के सभी पुलिसकर्मी, चुनाव ड्यूटी पर तैनात और आयोग के सभी पर्यवेक्षक और उनके साथ आने वाले स्टाफ सदस्य इस उद्देश्य के लिए चुनाव ड्यूटी पर मतदाता हैं। इसके अलावा आयोग ने डाक मतपत्र की इस सुविधा को चुनाव कार्य में लगे सभी निजी व्यक्तियों और गैर सरकारी कर्मचारियों जैसे ड्राइवरों, कंडक्टरों, वाहनों के क्लीनर, वीडियोग्राफर कर्मचारियों के लिए भी होगा। व्यय निगरानी दल, नियंत्रण कक्ष में काम करने वाले कर्मचारी, हेल्पलाइन कर्मचारी, मतदान सामग्री भेजने और प्राप्त करने के लिए नियुक्त कर्मचारी, ईवीएम रखरखाव, जिन्हें विशेष रूप से मतदान के दिन चुनाव के संबंध में कोई आधिकारिक कार्य सौंपा गया है और इस वजह से वे मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए सक्षम नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इन नियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे डाक मतपत्र और ईडीसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए ईडीसी सुविधा केंद्र पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर सह जिला निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा द्वारा की गई व्यवस्थाओं की भी सराहना की। भारत के निर्वाचन आयोग ने लोकसभा के आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इसके अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करना आज से शुरू हो गया है और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। नामांकन पत्र पोर्ट ब्लेयर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 27 मार्च से पहले किसी भी दिन सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे के बीच दाखिले किए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को सुबह 11 बजे पोर्ट ब्लेयर के रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष संख्या 1 में की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च दोपहर 3 बजे से पहले है और मतदान 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतों की गणना 4 जून को होगी। भारत के चुनाव आयोग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए आम चुनाव को अधिसूचित कर दिया है, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार द्वारा नामांकन दाखिल करने के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी वाहन को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके मद्देनजर नामांकन की अंतिम तिथि तक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में आने वाले वाहनों को प्रतिबंधित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जगह जगह बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। यह आम जनता के ध्यान में लाया जाता है कि आज से 27 मार्च तक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय की ओर आने वाले वाहनों को रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि के भीतर अनुमति
नहीं दी जाएगी और इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में आने वाले वाहन सूचना, प्रचार और पर्यटन विभाग के सामने पीएमबीसी पार्किंग क्षेत्र में अपने वाहन पार्क करेंगे। संसदीय चुनाव के मद्देनजर आम जनता को सूचित किया गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और कोविड प्रभावित श्रेणियों से संबंधित मतदाताओं के लिए मतदान के लिए सामान्य प्रावधानों के अलावा विशेष प्रावधान निर्धारित किए हैं, जो अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर व्यक्तिगत रूप से मतदान नहीं कर सकते हैं। इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले पात्र मतदाता जो मतदान के लिए विशेष प्रावधानों का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन के लिए संबंधित बूथ स्तर के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा गैराचरामा के मेला मैदान में कृषि उद्यमिता विकास पर किसान मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केरल के कृषि महाविद्यालय के डीन मणि चेलप्पन मुख्य अतिथि थे, जबकि द्वीप समूह की प्रगतिशील किसान पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित के चेल्लम्माल सम्माननीय अतिथि थी। कार्यक्रम में भारतीय वनस्पति विज्ञान के सहायक निदेशक डॉक्टर लालजी सिंह, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर, कैरी के पशु विज्ञान प्रभाग के प्रमुख डॉक्टर जय सुंदर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्य अतिथि मणि चेलप्पन ने इस किसान मेले का उद्घाटन किया। मेले में विभिन्न कृषि उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। मुख्य अतिथि ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इन कृषि उत्पादों से संबंधित स्टॉलों का निरीक्षण किया और स्टॉल में रखे गए कृषि उत्पादों की किसानों से जानकारी भी ली। हमने बनाया पेस्ट मैनेजमेंट के लिए और इसमें क्या है हम लोग एंड सब्सिक्वेंट प्लांटिंग ये मेड है। आपकी नायर जी है, इनका भी बहुत बड़ा फॉर्म है। विदाउट वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा लगता है लेकिन आगे से मलयाली इसका कीमत क्या है? इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में कृषि विभाग के रामकृष्णन ने उपस्थिति का स्वागत किया। इसके बाद अन्य अधिकारियों ने तथा मुख्य अतिथि ने कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के तकनीकों और कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण पद्धतियों से उपस्थित को अवगत करवाया। किसान नहीं होने से देश नहीं है करके हम सोचते। जय जवान, जय विज्ञान, जय किसान। जय जवान, जय
किसान जय विज्ञान, ये देश के लिए, हम भारत देश के लिए मुख्य तिथि है। इसलिए हम बोलता है महिला शक्ति पूरा बड़ा शक्ति है। भारत माता बोलता है भारत माता शक्ति है, इसलिए बोलता है महिला शक्ति घर के अंदर रहना हमको नहीं सकेगा करके सोचना नहीं। वही टाइम हम सोचने से हम इतना बड़ा आने नहीं सकेगा। मेरा बच्चा को पाल के इतना बड़ा उन को पाल के सबको पढ़ा के हम कंजी पानी पी के भी मेरा बच्चा को पढ़ा के अच्छा अपना अपना तरीका में रहने के लिए हम रास्ता दिखाया। अपना अम्मा बच्चा को अच्छा रास्ता दिखाना, कुछ तो बच्चा को आके पढ़ने के लिए सकेगा। हमारे यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसान भाई, माताएं, बहनें, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है आइलैंड में लगभग मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स मैं विजिट कर चुका हूँ। आप सभी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, आप फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं, ईश्वर ने आपको दिया है। तो क्यों न पहले कमर्शियल मत सोचिए। हम ये इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि केवल आप ये पहल कर दीजिए कि आपकी जो आवश्यकता है उतनी ही सब्जी उगा लीजिए, इसके बाद कमर्शियलाइजेशन अपने आप आ जाएगा। देखिए इस पोर्ट ब्लेयर में हम सभी जितने सर्व करने वाले लोग हैं सब्जियों के लिए मेनलैंड के ऊपर डिपेंड होते हैं, मेनलैंड से सब्जियां आती हैं। वाई नॉट हम डिपेंड हों इस आइलैंड के ऊपर। आप जिस दिन ऐसा कर बैठेंगे उस दिन एक जो कहावत है चंद लाइन का कि 4 चांद लग जाएगा। तो रियल में जो प्रकृति प्रदत्त अद्वितीय यहाँ पे संपदा है, पादप संपदा है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे औषधि से संबंधित हो, चाहे इकोनॉमी से संबंधित हो, इकोनॉमिक प्लांट्स की बात करें, ऑल एस्पेक्ट्स, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और हर द्वीपवासी ये बड़े गर्व के साथ कहता है कि वी हैव ए प्राउड बिकॉज 87% फॉरेस्ट कवर। कि किसान मेले का एक मकसद होता है, किसान अपनी तरीके से खेती करता है, उसके दिमाग में 2 चीज़ें होती हैं कि उसको अपना घर चलाना है, उसके साथ 2 पैसे कमाने हैं, उसके साथ उसके बच्चों को बढ़ाना है, सिखाना है। इसके बाद हम लोग क्या सोचते हैं कि हम किसान को क्या अच्छा दे सकते हैं, क्या रिसर्च करें, कौन सी अच्छी वैरायटी दे, कौन सी पशु की नस्ल दे, फिशरी की ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजी दे कि जिससे आपकी फिश प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाए, मुर्गा का संवर्धन कैसे करें। फिर ये सब करते समय आपको मैकेनाइजेशन चाहिए, मेडिसिन चाहिए, खाद चाहिए। इसके लिए जो सब डीलर आए हैं वो काम करते हैं। मतलब बागवानी खेती करना इतना इजी नहीं है, उसके साथ सब लोगों का सहकार लगता है। आप लोग कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं खेती से संलग्न, बैंक वाले आते हैं काम में, नाबार्ड का काम आता है। तो जब सब लोग मिलके काम करते हैं, डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, आप किसान, जो पैसे देने वाले बैंक वाले हैं, ये सबका जब मिलाप होता है तब जाके कृषि में उन्नति होना शुरू हो जाता है। Today's program, it was given as agripreneurship development in islands. I have just browsed 836 islands in the Andaman group of islands, and 31 are inhabited. In this, only very few places the agriculture is being practiced, and many things you are depending on the mainland for your kitchen. Even the tomato, you have to get it from either Tamil Nadu or from Andhra or from West Bengal. The problem is when you bring something from outside, you are bringing the problem also. Because once I came, at the time the papaya mealybug outbreak was there everywhere. And I found the papaya mealybug was here also. It was in 2008 in the mainland. 2009 or also I came over here and the papaya mealybug was here. That means the problem started in the mainland, it straight away comes to the island. And when it comes to the island, it will become a resident. It will not go anywhere, and it is a problem for you. The problem in the island, either in Andamans or Lakshadweep, it is fully organic. We cannot go for any chemical pesticide. See, you are producing a tomato or a brinjal or chilies
or mango, and if you add little value to that, it will fetch you more. That is the concept we are advocating everywhere. It is in agriculture, animal husbandry, fisheries, or wherever it is. The first product will be costing very less, and if you add value, it would go on increasing. And this Kisan Mela, it is one of the ideal venue for such a venture, and you should go to the exhibition stalls, learn from those people. Our the ICR Institute, it is known for helping the farmers. The best example is Chellamal Madam. She is associated with the institute for more than 2 decades. 20 years or so she was associated, and she was rewarded the highest civilian award from the government of India. उत्तर व मध्य अंडमान जिले के उपायुक्त दिलखुश मीना ने कल तीनों उपमंडलों के बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने मौजूदा बुनियादी ढांचे, मांग और बिजली उत्पादन क्षमता का जायजा लिया। कार्यकारी अभियंताओं को नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। लाइन क्लियरेंस और अन्य कार्यों के लिए लोड शेडिंग के मामले में आम जनता को पहले से सूचित किया जाएगा। इसके अलावा अधिकारियों को उपकरणों, ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन और खरीद के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर उच्च अधिकारियों के साथ उठाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने जिला प्रशासन के पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन भी दिया। उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त ने कल एपीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यों एवं धन के उपयोग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की। इसी प्रकार विभागों की समीक्षा बैठकें हर सप्ताह आयोजित की जाएगी। मायाबंदर तहसील के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों पर आश्वासित न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए उत्तर व मध्य अंडमान के जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त दिलखुश मीना ने मायाबंदर के सहायक आयुक्त, मायाबंदर के एईआरओ, सेक्टर अधिकारियों, सभी नोडल अधिकारियों और अन्य चुनाव पदाधिकारियों के साथ मायाबंदर तहसील के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों जैसे करमाटांग 10 में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, करमाटांग 9 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय, दानापुर में सामुदायिक भवन, रामपुर में राजकीय माध्यमिक विद्यालय और लखनऊ के पंचायत भवन का दौरा किया। दौरे के दौरान उत्तर व मध्य अंडमान के जिला निर्वाचन अधिकारी सह उपायुक्त ने सेक्टर अधिकारियों को मतदाताओं को बेहतर माहौल में मतदान करने की सुविधा देकर सफल मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर आश्वासित न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एपीडब्ल्यूडी, बिजली जैसे कार्यान्वयन विभागों को मतदान के दिन 19 अप्रैल को मतदाताओं को न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए 25 मार्च तक सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुद्रित होने वाले विज्ञापनों, बैनर, पोस्टर, चुनाव पर्चे और अन्य प्रचार सामग्री से संबंधित सभी आवेदन मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति को इसकी मंजूरी के लिए भेजे जा सकते हैं। संबंधित व्यक्ति और राजनीतिक दल तत्काल प्रभाव से पोर्ट ब्लेयर के सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय की द्वितीय मंजिल पर स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यरत मीडिया सेल में एमसीएमसी के सदस्य के बीजू नायर को अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 9434261914 एवं 9434261478 पर संपर्क करें। वन्य जीव संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार की सूचना मिलने पर दक्षिण अंडमान के हम्फ्रीगंज थाने के उप निरीक्षक जी मोहन राव के नेतृत्व में पुलिस कांस्टेबल एम सुदर्शन राव, राजा और ईशान मंडल के साथ छापेमारी टीम का तेजी से गठन किया। छापेमारी टीम ने गुप्तापाड़ा में फिश लैंडिंग सेंटर पर छापा मारा और मेमियो के निवासी मोहन कुमार को पकड़ा और 36 किलोग्राम हिरन का मांस, 9.3 किलोग्राम जंगली सूअर का मांस और 8 किलोग्राम से अधिक कछुए का मांस बरामद किया।
वन्यजीव प्रजाति के मांस और उसके द्वारा संचालित लकड़ी के इंजन वाली डोंगी को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए व्यक्ति सहित वन्यजीव प्रजाति के मांस को मंगलूटान के वन रेंज अधिकारी को सौंप दिया गया। पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व हम्फ्रीगंज थाने के थानाध्यक्ष सब इंस्पेक्टर जी मोहन राव ने बम्बू फ्लैट के एसडीपीओ संदीप लांबा की देखरेख और दक्षिण अंडमान जिले के पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट की समग्र निगरानी में किया। आम जनता से अनुरोध किया गया है कि वे अवैध गतिविधियों से संबंधित जानकारी पुलिस के साथ फोन नंबर 112-03192 287590, 03192 258019 और 03192 236641 पर साझा करें। सूचना देने वालों को उचित पुरस्कार दिया जाएगा और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। आगामी आम चुनावों की प्रत्याशा में और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तर व मध्य अंडमान जिले के बिल्ली ग्राउंड थाने ने अपने अधिकार क्षेत्र में अवैध व्यापार से निपटने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया। प्राप्त खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए यह संकेत मिला कि अमल डे नाम का एक व्यक्ति अपने किराए के होटल के पास जंगल के पीछे बड़ी मात्रा में अवैध शराब का भंडारण कर रहा था और शराब की अवैध बिक्री में संलग्न था। इस पर बिल्ली ग्राउंड थाने के थानाध्यक्ष शिजू कुमार ने अपनी टीम के साथ सूचना की पुष्टि के लिए गुप्त जांच शुरू की। पुष्टि के बाद टीम द्वारा बिल्ली ग्राउंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हरिनगर के पास एक योजनाबद्ध छापेमारी को अंजाम दिया गया। प्रारंभ में टीम ने होटल के पीछे छिपाई गई 180 मिलीलीटर IMFL की 8 बोतलें बरामद की। इसके बाद होटल के पास के आसपास के क्षेत्र की गहन तलाशी में कुल 110 IMFL बोतलें मिली और जब्त की गई। पूरा ऑपरेशन रंगत के एसडीपीओ राहुल एल नायर की सतर्क निगरानी और उत्तर व मध्य अंडमान जिले के पुलिस अधीक्षक गीतांजलि खंडेलवाल के समग्र निर्देशन और पर्यवेक्षण के तहत किया गया। मालवाहक जहाज MV चुगलम 23 मार्च को सुबह 10 बजे हेडो जेट्टी से कार निकोबार के लिए रवाना होगा और कार निकोबार में माल उतारने और लोड करने के तुरंत बाद पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होगा। कंसाइनर्स को सलाह दी गई है कि वे ट्रांसशिप किए जाने वाले कार्गो की वास्तविक मात्रा में बुक करें, क्योंकि किसी भी अतिरिक्त कार्गो की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहाज MV कालीघाट कल सुबह 10 बजे हेडो जेटी से लिटिल अंडमान के लिए रवाना होगा और उसी दिन रात 9 बजे लिटिल अंडमान से पोर्ट ब्लेयर के लिए रवाना होगा। यात्री अपनी टिकट DSS टिकटिंग पोर्टल और स्टार्स टिकटिंग काउंटर से बुक कर सकते हैं। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रंगत स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 5:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल 11 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल 2:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही 3:30 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र केंद्र का किया दौरा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन का
कार्य शुरू। और वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और कोविड प्रभावित श्रेणियों के मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान निर्धारित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।